हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनजीएल फाइन चैन लिमिटेड के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी कैसे पैसे कमाती है, कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। तो किस कारण से कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है अपने हाई से इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ है, इस चीज़ के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हम केवल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी 1981 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी इंसानों और जानवरों के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटिंग करती है। कंपनी एपीआईज, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश्ड डोसेज फॉर्म्स बनाती है। कंपनी डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों जगहों पर अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के रिवेन्यू में सबसे ज्यादा वेटरनरी एपीआईज 89% का कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद वेटरनरी फॉर्मुलेशन 5% कंट्रीब्यूट करता है। ह्यूमन एपीआईज, इंटरमीडिएट्स एंड अदर का कंट्रीब्यूशन 2% ईच का है। तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वेटरनरी एपीआईज का है, जो ऑलमोस्ट 90% का है। तब ये वेटरनरी एपीआईज होती क्या है? वेटरनरी एपीआईज मतलब जानवरों के लिए ऐसी दवाइयाँ जो तुरंत काम करती हैं। मान लो किसी जानवर को बुखार आया, उसे बुखार की दवाई दे दी तो और वो तुरंत ठीक हो जाता है, तो उसे वेटरनरी एपीआईज कहेंगे। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तारापुर और नवी मुंबई में है। कंपनी के टोटल रिवेन्यूज में एक्सपोर्ट 75% और डोमेस्टिक मार्केट 25% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। ओवरसीज मार्केट में यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका में सेल्स करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी के 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज बहुत ज़्यादा होने के कारण अचानक कंपनी की टॉप लाइन में मेजर डिक्लाइन नहीं आ सकता, और छोटी कंपनी होने के बावजूद भी क्लाइंट बेस इतना अच्छा है जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी और अर्निंग विजिबिलिटी शो करता है। इट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस कंपनी। कंपनी ने रिसेंटली मैक्रोटेक पॉलीकेम का एक्विजिशन किया है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। तो अब देख लेते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेटास। मार्केट कैप है 1127 करोड़ की, सो इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। करंट प्राइस है 1824 का, और कंपनी ने हाई जो बनाया था ऑलमोस्ट 3800 का, और कंपनी का लोज 1500 का रहा था। तो अभी कंपनी अपने लो के काफ़ी नियर है। तो क्या कारण है कि 3800 जो हाइस था और उससे कंपनी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी की जो मार्केट कैप है, कंपनी स्मॉल साइज़ की कंपनी है, और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसमें करेक्शन ज़्यादा दिख सकता है लार्ज कैप और जेंट कंपनी के कंपैरिजन में। सो जो मेन रीजन है कंपनी के करेक्शन होने का, वो हम जब क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसका रीजन छुपा हुआ है। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्यों इतना बड़ा करेक्शन कंपनी में आया है और आगे क्या करेक्शन रहेगा, या कंपनी यहाँ से वापस अपने हाइस की ओर जाएगी। तो स्टॉक पी अभी 19.2 का है और इंडस्ट्री भी 24.4 का है। तो यहाँ से कंपनी अभी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे काम कर रही है। बुक वैल्यू कंपनी की 304 की है। कंपनी जो करंट प्राइस पर डिविडेंड यील्ड निकलता है वो 0.09% का निकलता है। आरओसी और आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी कंपनी का 52% और आरओई 43% का है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो ये 1540 की है। पीजी रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। पिट्रोस की स्कोर 8 का है, काफ़ी अच्छा नंबर है ये भी। रिजर्व कंपनी के पास 185 करोड़ के हैं। पैट जो क्वार्टरली रहा था वो ऑलमोस्ट 11 करोड़ का रहा था। एनुअल पैट जो कंपनी का है वो 55 करोड़ से ज़्यादा का रहा है, और कंपनी पे 19 करोड़ का डेट है। सो अपने रिजर्व के कंपैरिजन में डेट काफ़ी कम है, और डेट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.10 की है, जिसे कंपनी कभी भी पे करके पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है। मार्केट कैप की बात करें तो 3 साल पहले केवल 254 करोड़ की थी, वहां से आज कंपनी 4 टाइम से भी ज़्यादा हो चुकी है। और मार्केट कैप जो 5 साल पहले थी 140 करोड़, और 10 साल पहले ओनली 8 करोड़ की थी। तो कंपनी सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छी गति से, अच्छे पेस के साथ कंपनी ग्रो कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट 74% की है। तो छोटी जो कंपनी होती है वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, जो रिटेल निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाती है कंपनी में। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो बहुत कम है, 62 लाख
जितनी इक्विटी शेयर कम रहती है, जितना जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जितने कम रहेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि उसके प्राइस ज़्यादा है। एक कंपनी का और नाम मैं लेता हूँ एमआरएफ का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इक्विटी शेयर उसकी भी बहुत कम है, और टेस्टी बाइट्स जो कंपनी है उसकी भी इक्विटी शेयर बहुत कम है। तो ऐसे कंपनीज के जो प्राइस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स जो है वो है 60%, जो काफ़ी फिनोमिनल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट 24% का, और लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो रहे थे वो 21% के रहे थे। तो बैलेंस शीट देखें, शेयर कैपिटल बहुत लंबे समय से कांस्टेंट है। रिजर्व्स की बात करते हैं तो जो 2010 में केवल 11 करोड़ के रिजर्व थे वो आज बढ़कर के 185 करोड़ के हो चुके हैं। बोरोइंग कंपनी में बहुत कम है, पहले काफ़ी बोरोइंग थी, वहाँ से कंपनी ने कंटिन्यूस बोरोइंग कम करी है, और अभी जो बोरोइंग है वो बहुत कंपनी की रीच में है, बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। फिक्स एसेट की बात करें तो 57 करोड़ के फिक्स एसेट करंटली हैं कंपनी पर, और कंपनी ने 43 करोड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हुए हैं। सो इन्वेस्टमेंट जहां पर रहेगी वहां पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस कंपनी के जो क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स हैं वहां पर अदर इनकम भी शो होगी। एनुअल रिजल्ट्स में देखते हैं जो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन है उसको बहुत अच्छी पेस के साथ ग्रो किया है, कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, किसी भी साल में कहीं पर भी डिक्लाइन नहीं है। माइनर सा डिक्लाइन है 2019-20 में, और उसके बाद से फिर बहुत अच्छी पेस पकड़ी है। पिछले ही कुछ सालों में कंपनी ने अपनी जो टॉप लाइन है उसे डबल कर दिया है। जो अच्छी कंपनियों की जो एनुअल रिपोर्ट है वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अभी करंटली जो कंपनी है 59 करोड़ के टीटीएम आंकड़ा जो दिखा रहा है 59 करोड़ के नेट प्रॉफिट है, जबकि कुछ साल पहले 2013 में 56 करोड़ के केवल और केवल टॉप लाइन हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितनी अच्छी यहाँ पर रैपिड ग्रोथ करी है। और करंटली जो हम देखेंगे लास्ट ईयर 258 करोड़ के जो कंपनी ने सेल्स नंबर डिक्लेयर किए थे, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 77 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था, और जो नेट प्रॉफिट कंपनी के हाथ में बचा था वो 55 करोड़ का था। और उस साल कंपनी ने 89 ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का ईपीएस कमाया था, जो बहुत अच्छी बात है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ के डाटा में शो कर रहे हैं कि 95 रुपीज़ का ईपीएस आता हुआ दिख रहा है। और पिछले 3 सालों से कंपनी कंटिन्यूस डिविडेंड भी पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, दिसंबर 21 जो लेटेस्ट क्वार्टर था हमारा क्वार्टर 3, वहाँ पर कंपनी ने 81 करोड़ रुपीज़ की सेल्स डिक्लेयर की है, जो कंपनी की अभी तक हाईएस्ट एवर सेल्स रही है, और जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने 15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। और जैसे हमने बात करी थी कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं, यहाँ पर आपको अदर इनकम भी दिखेगी। तो ओवरऑल कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्सेस घटाने के बाद 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर हमने बात करी थी कि कंपनी का शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है, तो उसका रीज़न यही है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अभी आप देखेंगे जून 2021 क्वार्टर में जो कंपनी ने 30% के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 करोड़ कमाया था, और उसकी सेल्स रही थी 76 करोड़ की, और जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था वो 19 करोड़ का कमाया था। अब उसके बाद के क्वार्टर में 78 करोड़ का कंपनी ने सेल्स करी है। अब यहाँ टॉप लाइन तो बढ़ी है, लेकिन क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुए 9% से, 30% से 21% में आया, और जो 19 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाया था वो 14 करोड़ में रह गया। और जो नेक्स्ट क्वार्टर हुआ उसमें फिर टॉप लाइन बढ़ी है, लेकिन और प्रॉफिट मार्जिन और डिक्लाइन हुए, 15% के साथ 12 करोड़ कमाया, और जो नेट प्रॉफिट रह गए वो 11 करोड़ रुपीज़ रह गए। और आप देखेंगे कि जो जून 2021 से है वहाँ से कंटिन्यूस जो ईपीएस है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, 31 रुपीज़, देन 23 रुपीज़ एंड नाउ 17 रुपीज़। सो मार्केट जो होता है वो मैक्सिमम जो टाइम है वो आपके ईपीएस पे ही, आपकी जो अर्निंग है, नेट प्रॉफिट आप कितना बचा पा रहे हो उस पे ही शेयर प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। अगर कंटिन्यूस ईपीएस ऊपर जा रहा है, नो मैटर्स कि आपकी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। कई कंपनीज ऐसी है जैसे महाराष्ट्र स्कूटर, वो कुछ नहीं करती, उसकी जो टॉप लाइन है, जो कोर बिजनेस है, वहाँ से कुछ रिवेन्यूज नहीं आते, बट इट्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज, सो वहाँ से उनको अदर इनकम होती है, और उनका जो ईपीएस है, जो नेट प्रॉफिट है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जिस कारण से कंपनी कई हज़ारों रुपए का उसका आज की डेट में सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस है सिंगल स्टॉक का। सो बेसिकली जो मिस्टर मार्केट है वो कंसिडर करते हैं आपके नेट प्रॉफिट को और ईपीएस को, और यहाँ पर जिस चीज़ में डिक्लाइन आएगा तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस गिरेगा। और क्योंकि यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है वो काफ़ी कम है, केवल 62 लाख शेयर्स हैं, और स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर जो खरीदारी और बिकवाली होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, और उसका रिफ्लेक्शन बहुत तेज आता है। इसलिए जो कंपनी चढ़ी हुई थी बहुत ऊपर 3800 तक, वो एकदम से नीचे भी आ गई है 1500 रुपये पर। तो अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आएंगे तो उसमें यही चीज़ केवल देखनी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या सुधरते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर क्यों रहे हैं या गिरते क्यों हैं।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने के दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉम्पिटिटिवनेस। जहाँ पर कंपटीशन होगा जहाँ पर कंपटीशन होगा तो कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू कम करके बेचना पड़ता है ताकि वो कंपटीशन में बने रहें। अगर वो प्रोडक्ट की वैल्यू कम नहीं करते तो जो क्लाइंट्स है वो कोई और दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं जो सस्ता है। तो कंपनी को अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो क्वालिटी है वो तो मेंटेन रखनी पड़ती है, बट उसको अपना प्राइस भी मेंटेन रखना पड़ता है, जिसलिए वो उसको सस्ते में बेचते हैं। और जब वो सस्ते में बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन उनके डिक्लाइन होंगे। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो कंपनी का रॉ मटेरियल होता है, अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है और कंपनी उस कॉस्ट को अपने क्लाइंट्स में कस्टमर के पास ट्रांसफर नहीं कर रही है, खुद बॉर्न कर रही है वो पेन को, तो तभी भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्लाइन होगा। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है तो डिक्लाइन हो रहा है, तो ये दो मेन रीजन रहते हैं इसके। इसके फायदे और नुकसान ये रहते हैं। नुकसान का तो हम देख ही रहे हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो डिक्लाइन होगा, लेकिन इसका फायदा ये रहेगा कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो कंपनी के पास ही रहेंगे। कल को अगर रॉ मटेरियल की कीमतें कम होती हैं तो वापस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर कल को कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखती है और क्लाइंट ही नहीं रहेंगे तो फिर वो बेचेगी किसे? तो फिर उसका क्या होगा कि सेल्स यानी कि जो टॉप लाइन है, रेवेन्यूज, वो कम हो जाएंगे। ये क्वार्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी मार्च के, तो वहाँ पर कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे रहते हैं। अगर ये 15 से ऊपर जाते हैं तो इट्स अ गुड पॉइंट, और यही मेरे को एक रीज़न लगता है कंपनी के स्टॉक प्राइस के नीचे आने का। अगर 15% से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा, और फर्दर इसमें और डिक्लाइन आता है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। अभी बात कर लेते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की। तो बाकी सारे पैरामीटर्स में कंपनी बहुत ही अच्छी है, और छोटा साइज होने के बावजूद कंपनी ने बहुत सारी अचीवमेंट गेन की है। तो यहाँ पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में एंड टीटीएम, ये सब चीज़ें एक्सीलेंट रही हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है, जिसका जो रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक प्राइस पे भी आया है, और 66% के शानदार CAGR के साथ कंपनी का स्टॉक प्राइस 10 सालों में बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा रहा है और ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है। अभी भी लास्ट ईयर 43% का रहा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74% ऑलमोस्ट कंपनी के शेयर जो हैं वो केवल और केवल प्रमोटर होल्ड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। छोटी कंपनी में अगर प्रमोटर फुल अपना कोटा यूज़ कर रहे हैं तो ये रिटेल निवेशकों को काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। और जो रिमेनिंग 26% शेयर हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड, FIIs, DIIs कोई भी नहीं है। सो आने वाले टाइम में अगर FIIs या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी में बैठते हैं तो फिर इसका प्राइस फर्दर इंक्रीज हो सकता है। अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोज और कॉन्स का। तो सबसे अच्छी जो चीज़ है इस कंपनी में वो ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। छोटी कंपनी का डेट फ्री होना काफ़ी बड़ी बात होती है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ थी कंपनी की लास्ट 5 ईयर की वो 37% CAGR के साथ बढ़ी है। एक्सीलेंट ROCE एंड ROE नंबर हैं कंपनी के, और ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की। कंपनी जो है वो 40 देशों में 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपना सामान बेचती है, और कंपनी के मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। तो रिवेन्यू मैटर में डरने की जरूरत नहीं है कि रिवेन्यू कम हो जाएगा, रिवेन्यू कंटिन्यूस आता रहेगा। और प्रमोटर होल्डिंग है जो वो है 73% से ज़्यादा, और स्टॉक अभी जो है वो काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कॉन्स की बात करें तो जो ओनली कंसर्न है जो अभी हमने डिस्कस किया है डिटेल में, कि जो लास्ट 3 क्वार्टर से हैं कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आने वाले क्वार्टर में हमने देखना है कि ये डिक्लाइन रहेगा, स्टेबल रहेगा, या फिर यहाँ से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी NGL फाइन चैम लिमिटेड। कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ओनली कंसर्न कंपनी का है वो है 3 कंटिन्यूस क्वार्टर से कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें डिक्लाइन। और आने वाले टाइम के जो क्वार्टर्स हैं उसमें हमने देखना है कि कंपनी जो है क्या अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में कैपेबल रहती है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।